आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन को, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए एंड स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा था, तो उसे पढ़कर आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है। बेसिकली जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो उल्टा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का। तो मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर 3 पॉइंट बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट था विद्युत धारा का, दूसरा पॉइंट था हमारा बिंदुओं का, तीसरा पॉइंट था हमारा विभवांतर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए थे। अब थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी जैसे हम आई से दर्शाते हैं करंट, जो कि आपके घरों में लाइट आती है ना, उसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं, जैसे हम आई से दर्शाते हैं। तो ये जब श्रेणी क्रम संयोजन होता था तो समान रूप से वितरित होती थी हर प्रतिरोध के अंदर। क्यों? क्योंकि जाने के लिए एकमात्र रास्ता होता था। लेकिन समांतर क्रम संयोजन के अंदर इसका उल्टा होगा, यानी कि समान रूप से वितरित नहीं होगी। दूसरी चीज़ थी बिंदु। बिंदु जैसे कि ए बी सी डी, ये क्या है, अलग अलग होते थे। अभी मैं आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बट वीडियो में कंसिस्टेंस बनी रहना। तो ये अलग अलग क्यों होते थे? क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के बीच में होते थे, इसीलिए सभी प्रतिरोधों के बिंदु अलग अलग होते थे। तो अगर मैं समांतर क्रम संयोजन की बात करूं तो इसका उल्टा होता है, यानी इसके अंदर जो है समान होते हैं बिंदु। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ओके। तीसरी चीज़ है विभवांतर। और मैंने आपको क्या बताया था, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है दो विभवों के बीच का अंतर। तो अगर बिंदु ही अलग अलग है तो विभव तो जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, और जब विभव ही अलग अलग है तो विभवांतर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती थी, जो हर प्रतिरोध का यानी कि हर रेसिस्टेंस का जो विभवांतर था वो अलग अलग हुआ करता था। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तो ये समान होता है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो जो हमारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में होता था ना, उसका जस्ट अपोजिट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, यानी कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर होता है। अब एक बार मैं श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर ये एक तार है, इसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने 2 गैप दिए और इन दोनों गैप में मैंने 2 प्रतिरोधों को ऐड किया। एक का नाम दे दिया R1, तो ये पहला प्रतिरोध ऐड किया है R1 नाम से, और ये मैंने दूसरा प्रतिरोध ऐड किया है R2 नाम से। तो 2 प्रतिरोध है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट ये था कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, या यहाँ से आप पानी, मान लीजिए ये एक पाइप है, तो अगर आप यहाँ से पानी को बहाना स्टार्ट करोगे तो पानी जाहिर सी बात है इसी पाइप से जाएगा, सब में बराबर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक और तार निकाल दूँ तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में ये नहीं होता था। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा के जाने के लिए एकमात्र रास्ता होता था, वो ए। तो R1 के अंदर से भी आई विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, R2 के अंदर से भी आई विद्युत धारा प्रवाहित होती थी। तो विद्युत धारा जो होती थी श्रेणी क्रम में समान होती थी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। लेकिन समांतर क्रम में नहीं होगी समान। क्यों नहीं होगी वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। बिंदु की बात करें तो ये मान लीजिए बिंदु हमारा ए है। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रतिरोध के आने से बिंदु परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध आ गया R1, तो बिंदु परिवर्तित होके A से B हो गया। फिर प्रतिरोध आ गया R2, तो बिंदु दोबारा परिवर्तित होके B से C हो गया। तो A से B हुआ, फिर B से C हुआ। तो देखो R1 प्रतिरोध को अगर आप देखोगे तो ये A से B के बीच में स्थित है। R2 प्रतिरोध को देखोगे तो ये B से C के बीच में स्थित है। यानी दोनों प्रतिरोधों को देखा जाए तो ये A से B के बीच में, ये B से C के बीच में, अलग अलग बिंदुओं पर स्थित है ना। तो इनके जो बिंदु होते थे श्रेणी क्रम में अलग अलग होते थे, लेकिन समांतर क्रम में समान होंगे। कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर भी अलग अलग होते थे। कैसे? देखो, अगर बिंदु अलग हैं तो A से B के बीच का विभवांतर मान लीजिए V1 है, तो B से C के बीच का विभवांतर V2 है। तो R1 का विभवांतर V1 हो गया, R2 का विभवांतर V2, यानी विभवांतर अलग अलग है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, समांतर क्रम संयोजन के अंदर ऐसा नहीं होता था। समांतर क्रम संयोजन जो होता था उसके अंदर ये सब समान होता था, अकेली विद्युत धारा को छोड़ के। कैसे? देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन की, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसके अंदर क्या होता था, ये मान लीजिए एक तार है, इसके अंदर से आई विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित हो रहा है। अब इस तार को मैं 3 भागों में विभाजित कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब 3 भागों में विभाजित किया। अब तीनों भागों में मैंने तारों में प्रतिरोध को ऐड कर दिया।
ठीक है, और जो तार है बाकी उसको भी कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही तार के अंदर लगे हैं 2 प्रतिरोध। यहाँ पर तार तो एक ही है लेकिन वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रतिरोध को नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2 व R3। अब देखो, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती थी, क्यों? क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता होता था। लेकिन अब विद्युत धारा यहाँ पर तो आ जाएगी इस पॉइंट पर, अब इससे जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो मान लीजिए ये अगर पाइप हो और पानी यहाँ तक आ जाए, तो पाइप फिर पानी जो है कौन से पाइप में जाएगा? जाहिर सी बात है, पानी तीनों पाइप के अंदर जाएगा। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो तार है इसको मैं नदी मान लेता हूँ। देखो ये नदी है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। जिस तरीके से ये तार 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक उसी तरीके से। तो अब नदी का पानी किस वाली नदी के अंदर जाएगा? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। जाहिर सा जवाब होगा कि तीनों के अंदर चला जाएगा। जो जितना चौड़ा है उसके अंदर ज़्यादा पानी जाएगा, जो जितना छोटा है उसके अंदर कम पानी जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो विद्युत धारा आएगी वो कुछ तो इसमें चली जाएगी। मान लीजिए इसमें विद्युत धारा जो जा रही है वो I1 है, इसके अंदर जो विद्युत धारा जा रही है वो I2 है, और इसके अंदर जो विद्युत धारा जा रही है वो I3 है। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा समान होती थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा I1, I2, I3 तीनों के लिए अलग अलग है। दूसरी चीज ये, यहाँ पर आप देखोगे तो बिंदु अलग अलग होते थे, लेकिन मैंने क्या बताया, समांतर क्रम में समान होते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो मैंने बनाया है ये बिंदु ए है। अब मैंने क्या बताया, प्रतिरोध के आने से होता है बिंदु परिवर्तित। तो यहाँ पर R1, R2, R3 3 प्रतिरोध आ रहे हैं तो बिंदु परिवर्तित हो जाएगा। तो ए है, अब बिंदु परिवर्तित होके बी हो गया। तो भले ही बिंदु परिवर्तित हो गया हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश करोगे तो जो R1 प्रतिरोध है ये डायरेक्ट ए बिंदु से कनेक्ट है, और R2 प्रतिरोध बी बिंदु से कनेक्ट है। R2 प्रतिरोध को देखोगे तो ये भी ए व बी से कनेक्ट है, R3 को देखोगे तो ये भी ए व बी से कनेक्ट है। जबकि यहाँ पर देखोगे R1 ए से बी के बीच में है और R2 बी से सी के बीच में, और यहाँ पर देखो R1, R2, R3 तीनों के तीनों प्रतिरोध ए से बी के बीच में है। तो तीनों ए से बी के बीच में है, यानी कि बिंदु जो है समान है। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, बिंदु अलग अलग होते हैं। तो समांतर क्रम में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। और विभवांतर मैंने आपको क्या बताया, बिंदु अलग तो विभवांतर अलग। तो ए व बी के बीच का विभवांतर हो गया B1, बी व सी के बीच का विभवांतर हो गया B2। लेकिन यहाँ पर ए व बी के बीच का विभवांतर मान लीजिए V है। क्या है, V है। यहाँ पर मैंने पूरा परिपत्र ड्रॉ नहीं किया, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, और पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने पूरा ड्रॉ किया था, ठीक है। तो A से B के बीच का विभवांतर मान लीजिए V है, ओके। जब A से B के बीच का विभवांतर B है तो R1 का भी विभवांतर B होगा, क्योंकि ये भी A से B के बीच में है। R2 प्रतिरोध भी A से B के बीच बिंदु के बीच में है, तो इसका विभवांतर भी B हो गया। और R3 प्रतिरोध को देखा जाए तो ये भी बिंदु A से B के बीच में है, तो A से B के बीच का विभवांतर भी है, तो R3 का भी विभवांतर भी हो गया। यानी R1, R2, R3 तीनों का विभवांतर सेम है। अब देखा जाए तो R1, अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या, यहाँ पर आप नोट करोगे तो V इज इक्वल टू होता है IR। ये ओम का नियम का सूत्र था, आपको याद होगा, है ना। V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, I इज इक्वल टू क्या होगा, R का सर पश्चांतर कर दो, R को इधर ले आओ, तो I इज इक्वल टू हो गया V बटा R, इसी सूत्र से, ओके। तो ये हमारे पास पहला सूत्र निकल के आ गया, क्या, I इज इक्वल टू V बटा R। लेकिन I तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए तो ये I1, I2, I3 में बट गई। तो फिर I1 का सूत्र क्या होगा, I2 का सूत्र क्या होगा, एंड I3 का सूत्र क्या होगा? क्या आप मेरे को बता सकते हैं? यदि हैं तो कॉपी और पेन के अंदर लिखो। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो I1 क्या है, विद्युत धारा। I इज इक्वल टू होता है V बटा R। अब V को देखोगे तो V तो तीनों का सेम है, क्योंकि तीनों प्रतिरोध A से B के बीच में स्थित है, तो तीनों का हो गया V। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो बटे में क्या आता है, R आता है, यानी प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, तो बटे में आएगा R1। अब मैं इनको ब्रैकेट में बंद करता हूँ और एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो यहाँ से विद्युत धारा बह रही थी, 3 तार आए तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, I1, I2, I3। फिर आए 3 प्रतिरोध R1, R2, I3, और ये जिस बिंदु के बीच में स्थित थे वो A से B था, यानी तीनों के बिंदु सेम थे। इस हिसाब से तीनों का विभवांतर सेम हुआ।
अब I इज इक्वल टू होता है V बटा आर ओम के नियम से, तो यहाँ पर भी I इज इक्वल टू V बटा आर है, यहाँ पर भी I इज इक्वल टू V बटा आर है, यहाँ पर भी I इज इक्वल टू V बटा आर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये तो I इज इक्वल टू V बटा आर है, ये I1 इज इक्वल टू V बटा आर वन है। क्यों? क्योंकि I1 जहाँ पर प्रवाहित हो रही है वहाँ पर जो प्रतिरोध है वो R नहीं बल्कि R1 है। I2 जहाँ पर प्रवाहित हो रही है वहाँ पर प्रतिरोध R2 है, और जहाँ पर I3 प्रवाहित हो रही है वहाँ पर प्रतिरोध R3 है। लेकिन अगर देखा जाए तो विभवांतर तीनों का VV है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्लियर करना है, कॉपी के अंदर लिखकर क्लियर करें, है ना। अब हमारा लगभग सभी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक और पॉइंट मैंने आपको समझाना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर आप गौर से देखोगे I1 I2 I3 अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये I के बराबर होता है। कैसे? मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये एक नदी है, इसके अंदर पानी बह रहा है। अब इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ पानी तो इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों नदियों के पानी को मिलाओगे तो ये किसके बराबर होगा? इस मोटी नदी के बराबर। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये अकेली इन तीनों के बराबर है, क्योंकि ये यही 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई है। इस पॉइंट को आपको क्लियर कर लेना है बस। तो I इज इक्वल टू होगा I1 I2 I3, क्योंकि तीनों को जोड़ा जाए, इन तीनों विद्युत धारा को जोड़ा जाए तो ये अकेली I के बराबर है। चलो अब इसको क्लियर करते हैं। देखो I इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, I इज इक्वल टू क्या निकल के आया है? V बटा आर। तो I इज इक्वल टू लिख दिया V बटा आर। I1 I2 I3 इज इक्वल टू क्या है? I1 इज इक्वल टू V बटा R1, I2 इज इक्वल टू V बटा R2 और I3 इज इक्वल टू V बटा R3। तो लिख दिया V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक है, तो I1 I2 I3 इज इक्वल टू ये हो गया V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3। नाउ सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था। तीनों के अंदर से V कॉमन आ रहा है, तो इधर हो गया 1 बटा R, और इधर से V अगर कॉमन आया तो इधर बचा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। क्योंकि ऊपर V था तो वो V बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पर भी V था वो भी बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1। अब नाउ देखना चाहोगे आप तो ये देखो, V से V कैंसल, या V से V को काट दिया या V से V को डिवाइड किया तो 1। ठीक है, कैसे भी कर लो। तो V से V कैंसल। अब इधर क्या बचा? 1 बटा R। इधर क्या बचा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब ये 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R3 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास ओनली 3 ही प्रतिरोध थे, तो 3 ही पार्ट में विद्युत धारा डिवाइड हुई। हमारे पास सपोज दैट 4 प्रतिरोध होते तो क्या होता? तो यहाँ पर आ जाता 1/R4। n प्रतिरोध होते तो ऐसे ही ऐसे 1 बटा Rn। यानी हमारे पास जितने ज़्यादा प्रतिरोध होंगे उतने ही प्रतिरोध और ऐड होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं आपको एक नहीं 2 सवाल देता हूँ करने के लिए, करने की कोशिश करो। पहला है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 सवाल करने के लिए दिए हैं। इस सूत्र से आप इन दोनों सवालों को हल करने की कोशिश करें। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको हल करके बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप हल करने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पर हम करके बताते हैं आपको। देखो मास्टर जी करेंगे। ये जो तार है 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, तो चारों पार्ट के अंदर अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये श्रेणी क्रम तो हुआ नहीं, तो कौन सा क्रम हुआ? समांतर क्रम। वैसे भी आप देख सकते हो सभी प्रतिरोध जो हैं एक ही बिंदु से जुड़े हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया है यहाँ पर
इनके अंदर बिंदु समान, विद्युत धारा अलग अलग विद्युत धारा अलग अलग होगी, बिंदु समान होंगे, विभवांतर समान होगा। उस तरीके से आप ये तो पहचान कर लोगे कि ये समांतर क्रम है। दूसरी चीज, सर इस लेक्चर के अंदर अगर आपने क्वेश्चन दिया है तो वो समांतर क्रम का ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप पहचान तो कर लोगे कि ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। अब इसको करोगे कैसे? यहाँ पर 1 2 3 4 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, तो 4 प्रतिरोधों के लिए इसी सूत्र का यूज करो, लेकिन प्रतिरोध 4 लगा दो। जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 4 प्रतिरोध हैं तो 4 बार कर लिया। 1/R 1/R1 1 ओम दिया है, प्लस 1/R2 यानी दूसरा प्रतिरोध 2 ओम दिया है, 1/R3 यानी कि तीसरा प्रतिरोध जो कि 1 ओम दिया है, 1/R4 चौथा प्रतिरोध यानी कि 2 ओम दिया है। ठीक है, इस तरीके से R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 चारों प्रतिरोधों को चारों की जगह पर लिख लिया सूत्र लगा के। 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एलसीएम आ गया यहाँ पर हमारा 2। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पर 2। अब ऊपर आएगा 2, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ पर आएगा 1। अब 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, तो यहाँ पर आया 6/2। 2 से 6 को कैंसिल करो तो आया 3, तो 1/R इज इक्वल टू 3 ओम आया। यही है गलत। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो 3 लिखाते हैं श्रेणी क्रम की तरह, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होता। ये 1/R के इक्वल निकल के आया है, लेकिन हमें तो R के इक्वल निकालना है। तो मैंने आपको इनवर्स का फंडा पढ़ाया था ना, 1/R जो है उल्टा है, तो आप 1/R को उल्टा कर दो, तो 1/R का उल्टा क्या होगा, R। 1/R का उल्टा R, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। या फिर इसको ऐसे भी कर लो कि R को इधर पहुंचा दो, पश्चांतर कर दो, और 3 को इधर पहुंचा दो, तो R इधर आ गया और 3 नीचे पहुंच गया, तो 1/3। बिल्कुल सरल सा सूत्र मैंने आपको करने के लिए दिया है। एग्जाम में तो हार्ड आएंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल आगे आने वाले हैं ना, उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर और कर लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल को मैं आपको भर भर के कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि नीट लेवल के होंगे, नीट या फिर JEE। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करो। तो दोनों प्रतिरोध 4 ओम के हैं। चलो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। सूत्र क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 2 ही प्रतिरोध इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही प्रतिरोध दिए गए हैं, सिंपल सी बात। अब 1/R 1 प्लस 1/R1 R2 4 ओम और 4 ओम दोनों 4 है। ठीक है, एलसीएम आ गया 4, तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, तो 1 और 1 हो गए 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, है ना। तो 1/R इज इक्वल टू मैं इधर लिखता हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1/2 आया। 1/R का उल्टा हो गया R, 1/2 का उल्टा हो गया 2, या फिर ऐसे कर लो 2 का मल्टीप्लाई इधर, R का मल्टीप्लाई इधर, तो R इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। तो R इज इक्वल टू 2 इकाई क्या होती है प्रतिरोध की, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, है ना, तो इसकी हो गई ओम। तो दोनों का आंसर निकल आया। अब लेकिन इसका एक और सिंपल सा सूत्र है, क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। 1/R इज इक्वल टू है 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। 1/R, R2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, R1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुल मिलाकर बोलूँ तो एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2, ये एलसीएम आ गया। 1/R का उल्टा होता है R, तो फिर इसका उल्टा क्या होगा, R1 R2 ऊपर पहुंच जाएगा, और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो ये एक नया सूत्र निकल के आ गया, इसको भी नोट कर लो, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इन दोनों का पहचान कर दो आप, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ये जो सूत्र मैंने आपको पहले दिया था 4 ओम 4 ओम, तो इसका अब डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। ये 2 के लिए ही अप्लाई है, 3 के लिए अप्लाई नहीं है, 4 के लिए नहीं है। R इज इक्वल टू R1 इंटू R2, R1 है 4, R2 भी है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में, ठीक है। उसके बाद R1 प्लस R2, यानी 4 और 4 इन दोनों को जोड़ो, दोनों प्रतिरोधों को, यानी पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर आपस में डिवाइड कर दो। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे
तो 16 आएगा, और 4 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो 8 से 16 को डिवाइड करो तो 2, तो R इक्वल टू कितना निकल के आया 2 ओम, और R इक्वल टू क्या निकल के आया 2 ओम। तो ये 2 प्रतिरोधों के लिए आप इस सूत्र का यूज कर लेना, और अदरवाइज 2 से ज़्यादा प्रतिरोध हैं तो ये सूत्र यूज करना आप। ठीक है, अब जितने भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी एक बात बताऊं मैं आपको, एक वर्ड में बोलना चाहूं तो मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन के अंदर क्या होता है, मिश्रित संयोजन के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इन पद के अंदर ओनली समांतर क्रम था। सोचो अगर इसी में मैं यहाँ पर एक और प्रतिरोध लगा देता तो ये दोनों प्रतिरोध फिर श्रेणी क्रम में हो जाते। अभी समझ में नहीं आएगा, जब नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हो जाता। अब यहाँ पर लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अब जितने भी बच्चे नए हैं, है ना, उनको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये जो YouTube चैनल है इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलता है, पहले तो ये बताऊं। आपके पहले तो जो नॉर्मली प्रॉब्लम होती हैं, जैसे सोना, नींद आना, इस तरीके की जो जनरल सी प्रॉब्लम होती है ना, उन चीज़ों के जो सॉल्यूशन है साइंटिफिकली प्रूव्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक बार आप चैनल पर विजिट करोगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं, है ना, इस चैनल के ऊपर 11th के, 12th के, 10th के, है ना, उससे आगे के भी मिल जाते हैं, नीट वगैरह के भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं चैप्टर 3 को पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर 3 के यहाँ पर आपको डिटेल नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक बच्ची ने मेरे से कमेंट किया था, सॉरी आई डोंट नो कौन था वो, एक स्टूडेंट ही था, तो उसने कमेंट किया था मेरे से, सर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो शॉर्ट नोट्स को भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ये नोट्स मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये नोट्स इसीलिए है क्योंकि इनसे आप अपने नोट्स को बना सकें और काफ़ी बेहतर तरीके से बना सकें, अपनी लैंग्वेज के अंदर बना सकें। तो मेरे नोट्स को आपको पढ़ना नहीं है, उनसे अपने नोट्स बनाना है। इसके अलावा आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सभी के लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और लग रहा है कि आप इनसे अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो, तो हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें एंड आप और भी लेक्चर देकर देखें। अगर आपको जचता है ना तो आप यहाँ से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी कहीं से तैयारी करनी है और उसके लिए आपको और भी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, देन आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिन सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में की है। और चैनल को एक्सप्लोर करने के लिए जस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना है, या डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में से किसी भी एक पर क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएंगी और सारी जानकारी भी मिल जाएगी।